है। अरे लाइव करो नहीं यार, हो गया है। यहाँ पे दिखाई कहाँ दे रहा है? ओ, दिमाग कम काम करने लगा इसका। पंखा चला दो। इधर करो थोड़ा, और इधर, और इधर करो। ठीक। कहाँ शो कर रहा है? देरी शो करता है कितना? 50 मिनट देरी शो करता है। चलिए हटाओ, कमेंट हटा दो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आज से प्रारंभ करेंगे हम आपको गांधी युग। गांधी युग, गांधी युग, गांधी युग तथा उससे आगे का पीडीएफ जो है आपको मिलेगा। गांधी युग का एक क्लास का पीडीएफ है, वो बहुत ज्यादा पीडीएफ नहीं है, क्लास वाइज ही पीडीएफ आपको मिलेगा। एक बार करेक्शन करवाने के चक्कर में अभी तक हम आपको नोट नहीं दे सके हैं। धीरे धीरे करेक्शन करवा करके हम आपको देते जाएंगे। पीडीएफ गांधी युग का भेजे हैं, पता है आपको? किसको किसको नहीं पता है? नहीं पता हाथ खड़ा कीजिए तो। नहीं पता है? हाँ, तो ये 3 गो अभागल है, ये हैं अभागलिन है आप। दीजिए। संस्थान का टेलीग्राम चैनल है 2। देखिए, संस्थान का 2 ऑथेंटिक टेलीग्राम चैनल है। एक का नाम है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जिसमें 2 लाख मेंबर है, उसके बाद उसमें ऐड नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा बना है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2, उसमें 50,000 प्लस मेंबर होना चाहिए हमारे ख्याल से। संस्थान के दोनों में से किसी भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 लाख वाला ज्वाइन नहीं कर पाइएगा, दूसरा वाला ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप जाकर के देखिए, रात में 10, 11, 12 बजे हम आपको भेजे होंगे, जो भी बजे भेजे होंगे। तो हम आपको भेजे हैं गांधी युग का, जब पढ़ाते जाएंगे आपको पीडीएफ मिलता जाएगा। डेली बेसिस पर पढ़ाते जाएंगे, पीडीएफ मिलता जाएगा। और आपका कर्तव्य यह है कि आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, होता क्या है, अगर जैसे ये पीडीएफ है, अगर ये चीज आप अपने से कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदामंद होगा, बहुत जबरदस्त फायदामंद होगा। अपना एक नोट होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और यही वजह है कि हम हर बैच में लिखाने का ही प्रयास करते हैं, ताकि अपना एक आपका अपने हाथ से लिखा हुआ एक नोट तैयार हो जाए।
और अपने हाथ से लिखे हुए नोट को रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है, और दूसरी बात, अपने हाथ से लिखे हुए नोट को याद करने में भी सहूलियत होता है, अर्थात आसानी होता है। तो हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि डेली बेसिस पर जो आपको ये पीडीएफ हम अवेलेबल करवाएंगे संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप अपने कॉपी में कंटिन्यू लिख लीजिएगा। कंटिन्यू जो है उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये मेरा आग्रह होगा। बाद बाकी मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको मानना है मानिएगा, नहीं मानना है मत मानिएगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपको इसको अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए। जैसे ये पीडीएफ हम रात में भेज दिए हैं, अभी हम आपको समझा देंगे। अभी जो है, अभी की अगर आप बात करेंगे तो अभी हम आपको सब बात समझा देंगे, और फिर हम आपको याद भी करवा देंगे स्टेप बाय स्टेप। और फिर आपका काम ये है घर जाकर के इस पीडीएफ को अपने कॉपी में जो है लिख लेना है। ऑफलाइन वालों के लिए ये रहा, और ऑनलाइन वालों के लिए ये है कि आज का जो अभी का मेरा लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर में ही जो है पीडीएफ हम बोले हैं अटैच कर देने के लिए। पीडीएफ अटैच किया है जी इस लेक्चर में। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में पीडीएफ अटैच रहेगा। आप क्लास खत्म होगा, उसके बाद जो है दोबारा जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो उसमें एक व्यू पीडीएफ का सेगमेंट होगा लेक्चर में ही, तो उसको आप खोल करके जो है इस पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं और आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं। अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं, जितना भी बताए हैं, हर चीज हम आपको कॉपी में नोट डाउन करवाए हैं। तो इसलिए आप आज से पहले के पीडीएफ का कोई आशा नहीं रखे, किसी भी प्रकार का कोई आशा नहीं रखे, क्योंकि हम आपको समझाए हैं और साथ ही साथ लिखाए भी हैं, और उसके बाद हम आपको याद करवाए हैं। जब हम आपको समझा दिए हैं, लिखा दिए हैं, याद करवा दिए हैं, तो अब आगे पीडीएफ देने का तो कोई औचित्य हमको नहीं लगता है बनता है। कोई औचित्य बनता है जी? लिखाए हैं तो पीडीएफ देने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। और गांधी युग से आगे का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, और इसमें भी हम आपको समझा देंगे, याद करवा देंगे। बाद बाकी पीडीएफ को अपने कॉपी में लिखना आपका काम है। लिखेंगे आपके बेहतरी के लिए है, नहीं लिखेंगे वो भी आपके बेहतरी के लिए है, क्योंकि सफल तो हर कोई हो नहीं सकता है, हर कोई सही से काम ही नहीं कर सकता है। यही वजह है कि हर कोई सफल भी नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं आप इन कामों को करेंगे। और बिहार एसएससी में एडिट का ऑप्शन दे दिया है, और पूरे 1 महीना के लिए एडिट का ऑप्शन दिया है। समझिए, पूरे 1 महीना के लिए है, एकदम 18 फरवरी तक है। आराम से बैठ करके एक दिन में 1 शब्द को एडिट कीजिए, समझे। मैक्सिमम 30 वो शब्द गलत हुआ होगा, 30 दिन में 30 शब्द एडिट कीजिए, समझे। और बिहार एसएससी का परीक्षा मार्च में होने की कोई संभावना नहीं है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। एडिटे फरवरी तक होगा तो मार्च में कैसे परीक्षा ले लेगा? बिहार एसएससी का हमको पता है सब चीज, समझ गए। इसी वजह से हम उतना हड़बड़ा रहे हैं, नहीं हड़बड़ा रहे, हमको पता है कि परीक्षा बहुत जल्दी होने वाला नहीं है, समझे। और हड़बड़ा करके सब चीज पढ़ा देंगे। देखिए होता क्या है कि नेता सब देखते होंगे लास्ट टाइम में, जैसे इलेक्शन आना है तो लास्ट टाइम में वो ऐसा काम करता है कि जनता के नजर में वो बना रहे हैं, समझ गए। तो परीक्षा में भी हम वैसा काम करना चाहते हैं कि लास्ट टाइम में ज्यादा पढ़ें ताकि हम आपके नजर में बना रहे। शुरुए में सब चीज पढ़ा देंगे महाराज तो दिक्कत ना है। आए? हाँ। अरे बात क्या है, वो बात ना है, बात ये है, अब आप जो भी सोचिए, बात ये है कि अभी सब चीज पढ़ा देंगे, आप तो भूलिए जाते हैं कुल मिलाकर के। काहे कि 2 दिन तो हम प्रश्न पूछे हैं, सब तो भूलिए गए हैं, सब चीज खा पी करके तो बैठिए गए हैं। तो अंतिम टाइम में सब चीज पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, तो परीक्षा में जाके बना के आइएगा महाराज, ये बात है। तो इसलिए आराम से पढ़िए। बिहार एसएससी का परीक्षा 2-3 महीना होने वाला है नहीं, तो आराम से पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है। तो अब कब होगा हमको नहीं पता है, लेकिन 2-3 महीना नहीं होगा इतना हमको पता है, समझ गए। जनवरी में तो नहीं होगा, फरवरी में नहीं होगा, मार्चों में नहीं होगा, मार्च में भी नहीं होगा, 3 महीना तो ये गया। उसके बाद क्या होगा हमको नहीं पता है। हाँ जो भी है,
इलेक्शन को एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए, जब आचार संहिता लग जाता है ना, तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता, परीक्षा हो सकता है। नोटिफिकेशन नया जारी नहीं हो सकता, परीक्षा हो सकता है। तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन मार्च तक परीक्षा नहीं होगा, ये बात हम जानते हैं, समझ गए। तो आराम से पढ़िए। और आप लोग भी मुरझा गए हैं, मैथ वाले सर तो बोल रहे थे, मुरझाइए मत महाराज, पढ़िए। मैथ रीजनिंग जो है बिहार एसएससी में जानते हैं, बिहार एसएससी का एक खासियत है, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है उसका ही रिजल्ट होता है। तो मैथ रीजनिंग तसल्ली से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैथ रीजनिंग अगर बेहतर नहीं है तो बेहतर करने का प्रयास कीजिए। सर तो एकदम जीरो लेवल से आपको उठा करके पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं कि हाई फाई पढ़ाते हैं ना, एकदम जीरो लेवल से आपको उठा करके पढ़ाते हैं। तो मैथ रीजनिंग, जीएस की तुलना में मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर बिहार एसएससी में फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, या सिलेक्शन चाहिए तो मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जीएस पर मेहनत नहीं कीजिए, जीएस पर भी मेहनत कीजिए, लेकिन ज़्यादा मेहनत मैथ रीजनिंग पर कीजिए, समझे। तो आइए, ये पीडीएफ तो अवेलेबल करवा दिए हैं, अब हम लोग सिर्फ समझेंगे। और आज से जो है अब तो थोड़ा फास्ट ना हो जाएगा, सिर्फ समझाना ही ना है, लिखाना थोड़े है महाराज, लिखना तो आपका काम है, तो फास्ट हो जाएगा। चलिए, गांधी युग समझते हैं। आइए अब बोर्ड पे। उधर पीडीएफ भी मांग रहा है जी, है नहीं मांग रहा है? हाँ, थोड़ा सा इधर कर दीजिए हो। हाँ, क्या हुआ? क्या? अच्छा, सब चीज बंटवाइए दे, पीडीएफ बंटवा दीजिए। टेलीग्राम पे जा दे दिए हैं, जाकर के देखिए अपना, यानी जमीन उमीन हम बेच करके आपको दे दें, सब चीज फ्री है। फ्री का चीज जो है ना जल्द नहीं सुहाता है। हम बोले थे, क्या बोले थे, क्या बोले थे? और वही प्रेमानंद जी महाराज, ओ समझ गए। अच्छा, वो बता देंगे ये लोग को भी। चलिए, आइए अब पढ़ते हैं गांधी युग। गांधी युग, गुरुजी लोग थोड़ा सा गांधी जी को जानिए। और गांधी जी ने जो आंदोलन किया है, गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया है, गांधी जी ने जो भूख हड़ताल किया है, फिर उन चीजों को हम लोग जानेंगे। आप सब लोग जानते हैं, बचपन से लेकर के आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। देखिए, जो गुजरात है, गुजरात में एक ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ऊपर वाला कच्छ प्रायद्वीप है और नीचे वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप है, नीचे वाला काठियावाड़ प्रायद्वीप है। काठियावाड़ प्रायद्वीप में ही एक शहर है समुद्र तट पर, उसका नाम है पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ था। गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा का पाठ पूरे विश्व को पढ़ाया है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ भारत को तो पढ़ाया ही, भारत के साथ साथ पूरे विश्व को गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यही वजह है कि गांधी जी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर,
उसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कायर और डरपोकों का अस्त्र नहीं है, बल्कि अहिंसा निडर लोगों का अस्त्र है। अहिंसा निडर लोगों का अस्त्र है, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे, जो कि पोरबंदर के दीवान थे। पोरबंदर के दीवान थे मतलब पोरबंदर के क्षेत्र में कर की वसूली करने का काम गांधी जी के पिता करमचंद गांधी किया करते थे। और गांधी जी की माता पुतलीबाई थी, जो कि एक गृहिणी थी। और गांधी जी अच्छे खासे परिवार से आते थे, ऐसा नहीं था कि गुदरी के लाल थे गांधी जी ना। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी जी वर्ष 1888 ईस्वी में पढ़ने के लिए लंदन जाने की क्षमता रखते थे। अभी भी हम में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिनकी क्षमता लंदन जाने की नहीं होगी, लंदन जाकर पढ़ाई करने की नहीं होगी। और गांधी जी 1888-89 के समय यह क्षमता रखते थे कि लंदन जाकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो अच्छे खासे परिवार से गांधी जी बिलोंग करते थे। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा पोरबंदर में हुई और फिर हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर में हुई है। इसमें से बीपीएससी एक बार यह प्रश्न पूछा है, गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा कहां से हुई है, तो गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा हुई है सामलदास कॉलेज भावनगर। भावनगर भी गुजरात में ही है, राजकोट भी गुजरात में ही है, पोरबंदर भी गुजरात में ही है। कुल मिलाकर के गांधी जी गुजराती थे और गुजरात में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में, हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट में और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर में गांधी जी की शिक्षा दीक्षा हुई। और गांधी जी का भी विवाह काफी कम उम्र में हुआ था, अप्रॉक्स 14 वर्ष पूरा भी नहीं हुआ था गांधी जी को, 13 वर्ष समथिंग माह था। तो लगभग 14 वर्ष की उम्र में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था, कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया। और गांधी जी की पत्नी जो कस्तूरबा गांधी थी, कस्तूरबा गांधी से गांधी जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। गांधी जी का 4 बेटा था, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे गांधी जी के। गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल बजाज को दी जाती है। जमनालाल बजाज गांधी जी के समकालीन एक बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। वे गांधी जी के पुत्र नहीं थे, लेकिन गांधी जी जमनालाल बजाज को पुत्र की भांति मानते थे। जमनालाल बजाज को पुत्र की भांति मानते थे। यही कारण है कि जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई है। जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई है। गांधी जी की जो पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, सहयोगी औरत थी, सहयोगी थी। यह बात हम इस आधार पर कह रहे हैं, गांधी जी जिस भी आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, सभी आंदोलनों में गांधी जी के कंधा से कंधा मिलाकर उन्होंने गांधी जी का सहयोग करने का काम की। गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी कई बार जेल की यात्रा की और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जेल प्रवास के दौरान ही कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया था। गांधी जी के साथ
गांधी जी के तपस्या में कस्तूरबा गांधी सहयोगी के तौर पर काम किया करती थी। गांधी जी की पत्नी का अर्थात कस्तूरबा गांधी का लगभग हर आंदोलन में योगदान रहा है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। तो कस्तूरबा गांधी भी एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करती थी। यह तो गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हुआ, गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन के विषय में हुआ यह बात। गांधी जी बचपन में यह चाहते थे कि वकील बने, बड़ा वकील बने। यह गांधी जी की तमन्ना थी। जैसे आप किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, उसी प्रकार से गांधी जी की इच्छा थी कि वो वकील बने। तो गांधी जी ने अपने पिता के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि हमें वकील बनना है और वकील बनने के लिए बैरिस्ट्री की डिग्री चाहिए, और बैरिस्ट्री की डिग्री हम लंदन से लेना चाहते हैं। गांधी जी के पिता अच्छा खासा कमाते थे अपने समय में। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी ने गांधी जी को बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा, और गांधी जी फिर लंदन गए 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में लंदन गए। लंदन जाकर बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त किए और फिर वापस 1891 ईस्वी में भारत आ गए। वापस 1891 ईस्वी में भारत आए और उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया। उन्होंने वकालत करना शुरू कर दिया, अर्थात गांधी जी ने वकालत करना शुरू कर दिया। वकालत में गांधी जी सफल नहीं हो पाए, मतलब एज ए वकील गांधी जी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। एज ए वकील गांधी जी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए। गांधी जी जब एज ए वकील संघर्ष कर रहे थे, गांधी जी एज ए वकील जब संघर्ष कर रहे थे, तो उसी क्रम में गांधी जी की मुलाकात दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी के साथ हुआ। दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी के साथ गांधी जी की मुलाकात हुई। दादा अब्दुल्ला दादा अब्दुल्ला अपने समय के एक बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, और इतने बड़े व्यापारी थे कि इनका व्यापार भारत में था, इनका व्यापार ब्रिटेन में था, इनका व्यापार दक्षिण अफ्रीका में था, इनका व्यापार अमेरिका में था। लगभग विश्व के लगभग सभी देशों में दादा अब्दुल्ला का व्यापार हुआ करता था। तो दादा अब्दुल्ला के ऊपर कई सारे केस भी दर्ज थे। दादा अब्दुल्ला के ऊपर दक्षिण अफ्रीका में एक केस दर्ज था, और उस केस के संदर्भ में दादा अब्दुल्ला को एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी, और वैसे ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो अंग्रेजी को गुजराती भाषा में ट्रांसलेट कर दे, और गुजराती को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दे, अंग्रेजी को गुजराती भाषा में ट्रांसलेट कर दे, और गुजराती को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दे। गांधी जी को एक अच्छे ट्रांसलेटर की जरूरत थी। दादा अब्दुल्ला को एक अच्छे ट्रांसलेटर की जरूरत थी। तो दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को कहा कि आप हमारे साथ दक्षिण अफ्रीका चलिए और हमको केस में मदद कीजिए एज ए ट्रांसलेटर। गांधी जी को लगा ऐसे भी हम निठल्ला बैठे हुए हैं, उससे बेहतर है कुछ कमाई हो जाए। और गांधी जी बनिया थे, बनिया समझते हैं ना? हाँ, बनिया जो होता है वो हानि लाभ खूब देखता है। मुसल्लपुर हाट में जाइए, नहीं 1 रुपया, अगर 20 रुपया का आलू हुआ 19 रुपया दीजिएगा, नहीं देगा वो, नहीं देगा। एगो आलू निकाल लेगा वो, अगर देगा भी तो एगो आलू निकाल लेगा, समझ गए? मुसल्लपुर हाट
में जो सब्जी बेचने वाला सब है ना, उसके पास जो अनुशासन है उतना अनुशासन कहीं नहीं है पैसा के मामला में। 1 रुपया आपको छोड़ नहीं सकता है। वही तो, हाँ वही बात तो हम बोल रहे हैं। हम भी तो लिए हैं ना सब्जी, अब ना लेते हैं। कभी तो हम भी सब्जी खरीदते थे ये हाट से। तो बढ़िया थे गांधी जी और हानि लाभ खूब समझते थे। गांधी जी को लगा इसे निठल्ला घूम रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका भी घूम लेंगे और पैसा भी मिल जाएगा। तो गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ उनके केस की पैरवी में चले गए दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए, 1893 ईस्वी में गए। और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका आपको यहां है, अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश के एकदम सबसे दक्षिण में यहां पर दक्षिण अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। अफ्रीका महादेश के एकदम दक्षिणी भाग में यहां पर साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका 1 वर्ष के लिए गए थे। दादा अब्दुल्ला कह दिए थे कि आप 1 वर्ष तक हमको मदद कीजिए एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर। तो 1 वर्ष के लिए गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, 1893 से 1894 तक के लिए। गांधी जी जब दादा अब्दुल्ला के लिए काम कर रहे थे, उनके केस की पैरवी कर रहे थे एज ए ट्रांसलेटर, उस क्रम में गांधी जी ने यह देखा कि दक्षिण अफ्रीका में तो और भी बहुत सारे भारतीय हैं। और उस समय 1893-94 के समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था। हम लोग आजाद 1947 में ना हुए हैं। 1893-94 के समय भारत ब्रिटेन का गुलाम था और उस समय दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिटेन का गुलाम था। उस समय दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का ही शासन था। तो 1893-94 के समय भारत में तो अंग्रेजों का शासन था ही, भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज भारत में तो भारतीयों का शोषण करता ही करता था, अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीयों का शोषण करता था। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो गांधी जी ने देखा ये अंग्रेज तो दक्षिण अफ्रीका में भी भारत के लोगों का शोषण कर रहा है। शुरू में लगा गांधी जी को हमारा शोषण थोड़े कर रहा है अंग्रेज, हमारा तो नहीं कर रहा है, अन्य भारतीयों का कर रहा है, तो वो अपना जाने। और एक बात आप जानिए, ऐसा नहीं था कि गांधी जी पैदा हुए और देश की आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिए ना, ऐसा कोई बात नहीं था। कहा जाता है ना, जब तक अपने पे नहीं पड़ता है तब तक समझ में नहीं आता है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में देखे कि भारतीयों का शोषण अंग्रेज कर रहा है। गांधी जी को लगा उनका हो रहा है, होने दीजिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका प्रवास के क्रम में ही एक बार गांधी जी को ट्रेन से यात्रा करना था और ट्रेन से गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया का यात्रा करना था। ट्रेन से गांधी जी को यात्रा करना था और ट्रेन से गांधी जी को डरबन से प्रिटोरिया का यात्रा करना था। डरबन से प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया का यात्रा करना था। डरबन से प्रिटोरिया का यात्रा करना था दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में क्या था, अंग्रेजों ने कानून बनाकर रखा था कि कोई भी भारतीय दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा नहीं कर सकता है। ट्रेन में सामान्य तौर पर 3 श्रेणी होता है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। थर्ड क्लास को ही जनरल कहा जाता है, समझ गए, जनरल कहा जाता है। अलग अलग ट्रेन में अलग अलग होता है। जैसे लोकल ट्रेन है उसमें तो सब
एक है, सब एक है उसमें, समझ गए। तो ट्रेन के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि कितना क्लास होगा, और डिस्टेंस के ऊपर भी निर्भर करता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में यह कानून था, फर्स्ट क्लास श्रेणी से कोई भी भारतीय ट्रेन से यात्रा दक्षिण अफ्रीका में नहीं कर सकता है। लेकिन दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट दिया था, और फर्स्ट क्लास श्रेणी के टिकट पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के क्रम में टिकट चेक करने के लिए टीटी आया। टीटी देखा गांधी जी तो भारतीय है, भारतीय तो वेशभूषा से ही पहचान में आ जाता था, गांधी जी भारतीय है और वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा कर रहा है। तो फिर टीटी ने गांधी जी से टिकट मांगा। गांधी जी टिकट दिखाए, उनके पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट था। लेकिन टीटी गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया। टीटी गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया क्योंकि वो भारतीय थे। वो भारतीय थे, सिर्फ इस बात को लेकर फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन से गांधी जी को बाहर कर दिया गया, और ट्रेन से गांधी जी को बाहर सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर कर दिया गया। इन दोनों स्टेशनों के बीच में एक स्टेशन था सेंट पीटर मारिट्सबर्ग, सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर मारिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया। गांधी जी बचपन से थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के थे, जिद्दी। अब गांधी जी को जब ट्रेन से बाहर कर दिया गया, गांधी जी अपना चीखने चिल्लाने लगे कि नहीं, हमारे पास फर्स्ट क्लास श्रेणी का टिकट है तो हम तो यात्रा इसी से करेंगे। एकदम अपने जिद पर उतर गए। गांधी जी के हठ धर्मिता को देखते हुए अंग्रेजी प्रशासन ने गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से यात्रा करने का अनुमति दिया, और गांधी जी प्रिटोरिया तक की यात्रा ट्रेन की फर्स्ट क्लास श्रेणी से किए। और जब यह घटना गांधी जी के साथ घटित हुआ, इस घटना ने गांधी जी को कई सारी सीख दी। एक तो पहली सीख गांधी जी को यह दिया कि अगर कोई सत्य बात है, उसके लिए अगर रिक्वेस्ट किया जाए, उसके लिए अगर अपनी हठ धर्मिता दिखाई जाए, उसके लिए अगर अपना जिद्दीपन दिखाया जाए, तो फिर उसे वो प्राप्त हो सकता है, उसे वो प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज गांधी जी को लगा कि नहीं, भारतीयों के साथ यहां पर सच में अन्याय हो रहा है। जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो जो सामान्य भारतीय हैं उनके साथ भी निश्चित तौर पर अन्याय बृहद स्तर पर हो रहा है। और इसी घटना ने गांधी जी को प्रेरित किया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाने को लेकर उनका नेतृत्व करे। इस घटना ने गांधी जी के जीवन के दिशा और दशा को बदल दिया, गांधी जी के सोचने के तरीका को बदल दिया। इसी घटना ने गांधी जी को भारतीयों का नेतृत्व करने की प्रेरणा दी। और फिर गांधी जी ने यह सोचा कि अब जब तक हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार नहीं दिला देंगे, तब तक हम दक्षिण अफ्रीका से जाने वाले नहीं हैं। तो गांधी जी मात्र 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे। गांधी जी मात्र 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका आए थे, लेकिन अब यह सोच लिए कि जब तक
दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार नहीं दिला देंगे तब तक दक्षिण अफ्रीका से जाने वाले नहीं है। और फिर दादा अब्दुल्ला के केस की पैरवी एज ए ट्रांसलेटर तो महात्मा गांधी ने किया ही, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का जो शोषण हो रहा था उस शोषण से भारतीयों को बचाने के लिए, भारतीयों के हक और अधिकार के लिए भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ने का काम किया। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश पुलिस से कई बार मार खाए थे, ब्रिटिश पुलिस से कई बार मार खाए थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करके गांधी जी अपना बैठकी करते थे, आंदोलन को लेकर विचार विमर्श करते थे। बीच में पुलिस आया, पुलिस जैसे आता था सब भाग जाता था, गांधी जी अकेले मार खा रहे हैं। गांधी जी ऐसे गांधी जी थोड़े बन गए हैं जी। गांधी जी बहुत तपस्या किए हैं, तब जाकर के गांधी जी बने हैं, और तब जाकर के हम लोग गांधी गांधी भर दिन चिल्लाते रहते हैं, समझ गए। तो बहुत कांटों भरा मार्ग था गांधी जी का। ऐसा नहीं था कि गांधी जी के मार्ग में एकदम गुलाब का फूल बिछाया हुआ था, उस पर चलते थे गांधी जी, नहीं। बहुत कांटों भरा मार्ग था गांधी जी का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कई सारे संगठन की स्थापना किए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में 1894 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना किया जिसे नटाल कांग्रेस कहा गया। फिर गांधी जी ने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक फॉर्म की स्थापना किया जिसे फिनिक्स फॉर्म कहा गया। फिर गांधी जी ने 1910 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक फॉर्म की स्थापना किया जिसे टॉल्स्टॉय फॉर्म कहा गया। ये सब गांधी जी के द्वारा स्थापित संगठन थे। इन संगठनों की स्थापना गांधी जी ने क्यों की? इन संगठनों की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को एकजुट करने के लिए किया, ताकि जैसे आज के डेट में नहीं देखते हैं, हर जाति के नेता अपना एक पार्टी बना लेता है और चाहता है कि उस जाति के लोग उन्हीं के साथ रहे। जैसे मुकेश सहनी वीआईपी बनाए हैं मछुआरों को एकजुट करने के लिए। फिर जो है अन्य देख सकते हैं आप, सब तो वही है, ठीक है, सब तो एक के चट्टा बट्टा का है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग है। एक एग्जाम्पल हम आपको दे दिए। तो उसी प्रकार से जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए, एकजुट करने के लिए यह सब संगठन की स्थापना किए। और इन संगठनों से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय जुड़े। और अकेले गांधी जी थोड़े कुछ कर सकते थे महाराज, अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले लोगों को एकजुट करने का काम करने लगे, और उन्होंने एकजुट किया भी। और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। और सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। मतलब जो सही चीज है उसके लिए भी रिक्वेस्ट करना। और गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किए।
पहली बार गांधी जी जेल की यात्रा भी दक्षिण अफ्रीका में ही किए। तो गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किए 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में एक जनजाति रहती थी, जुलू जनजाति। जुलू जनजाति, जैसे अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का शोषण किया करता था, वैसे ही अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली जनजातियों का भी शोषण किया करता था। दक्षिण अफ्रीका में एक जुलू जनजाति रहा करती थी। जुलू जनजाति का शोषण अंग्रेज किया करता था। उस जुलू जनजाति के समर्थन में ही गांधी जी ने 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया। और फिर गांधी जी को 1908 ईस्वी में जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। यह सब होने के बावजूद भी गांधी जी डरे नहीं, सहमे नहीं, बल्कि लगातार भारतीयों को उनका हक दक्षिण अफ्रीका में दिलाने को लेकर लड़ाई लड़ते रहे। देखिए होता क्या था, दक्षिण अफ्रीका में जो भारत के लोग रहते थे, दक्षिण अफ्रीका में जो भारत के लोग रहते थे, उसे अंग्रेज काला कहकर पुकारता था, सुअर कहकर पुकारता था, एकदम भद्दी भद्दी गाली दिया करता था, गुलाम कहकर पुकारता था। तो यह सब ना हो, इसके बाद रंगभेद की नीति, गोरे काले की नीति, रंगभेद की नीति अपनाई जाती थी। यानी अगर कोई गोरा है तो उनको विशेष अधिकार मिलेगा, काला है उनको कुछ भी अधिकार नहीं मिलेगा। रंगभेद की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती थी। फिर आपको भारतीयों के लिए जरूरी था कि जो पहचान पत्र है वो अपने पास में रखना है, रात को कभी भी बाहर नहीं निकलना है घर से। यानी बहुत तरह से शोषण करता था अंग्रेज। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों का जो अनेकों तरीकों से अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया जाता था, उस शोषण से भारतीयों को बचाने के लिए ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनरत थे। और जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनरत थे तो उनसे मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले आए थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को अपना समर्थन दिया था। और यही वजह है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना है। और जब गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ते रहे, अंततः अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी बिना भारतीयों को हक और अधिकार दिलाए नहीं रह सकते हैं। तत्पश्चात अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार देने को लेकर 1914 ईस्वी में इंडियन रिलीफ एक्ट पारित किया। और उस इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत गांधी जी के प्रयास से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार मिला, उनका हक और अधिकार मिला। जब दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को 1914 के इंडियन रिलीफ एक्ट के तहत उनका हक और अधिकार मिल गया, तत्पश्चात गांधी जी को लगा अब तो हम अपने उद्देश्य को पूरा कर लिए हैं, अब हमें भारत जाना चाहिए। और फिर गांधी जी अपना बोरा बिस्तर समेटे और दक्षिण अफ्रीका से आ गए भारत। गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए। गांधी जी भारत गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए दक्षिण अफ्रीका से। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इस अवधि के दौरान गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक, 2 पर 1 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे।
21 वर्ष तक साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में रहे और 9 जनवरी 1915 को भारत आए। लंबे अरसे के बाद गांधी जी का भारत आगमन हुआ था और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाया, अर्थात प्रवासियों को उनका हक और अधिकार दिलाया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मन में आया कि क्यों ना गांधी जी जो 9 जनवरी को भारत आए हैं दक्षिण अफ्रीका से, उस दिन को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाए। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा ही पहली बार 2003 ईस्वी में 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। और जो है आपको याद रखिएगा आप इस बात को कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी का लंबे अरसे के बाद लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद भारत आगमन हुआ है। यही वजह है कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी भारत आने के बाद अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जाकर मिले। गांधी जी जब भारत आए तो भारत आने के बाद गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से जाकर मिले। गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और फिर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को यह कहा कि हमने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिला दिया है। अब हम यह चाहते हैं कि भारत में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार दिलाएं। यह बात गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष रखा। तत्पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दिया कि सबसे पहले आप 1 वर्ष तक मुंह बंद करके 1 वर्ष तक मुंह बंद करके 1 वर्ष तक आंख और कान खोलकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए। पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कीजिए, भारत को समझिए, भारत के लोग अंग्रेजों से चाहते क्या है इस बात को समझिए, भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझिए। गोपाल कृष्ण गोखले का यह आदेश हुआ कि पहले गांधी जी 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करें, भारत को समझे गांधी जी। गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर गांधी जी भारत भ्रमण पर निकले और जब गांधी जी भारत भ्रमण पर थे उसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। गांधी जी पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। एगो गांधी जी हुए और एगो बाल गंगाधर तिलक हुए। ये दोनों भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे राजनेता हुए जो भारत को समझने के लिए पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। भारत के लोगों की मनोदशा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के लोग अंग्रेजों से चाहते क्या हैं, इन चीजों को समझने के लिए गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक ने लगभग पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। वर्ष 1915 से 1916 तक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए। इसके बाद गांधी जी के मन में यह विचार आया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आश्रम बनाया जाए ताकि उसमें रहने की व्यवस्था हो। गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना किए 1916 में, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। और गांधी जी जब साबरमती सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर रहे थे
तो उसमें गुजरात के उस समय के एक बहुत बड़े व्यापारी अंबालाल साराभाई ने बहुत अधिक धन दान में दिया था। यानी साबरमती आश्रम को बसाने में सबसे अधिक धन दान में देने का काम अंबालाल साराभाई ने किया था, जो कि उस समय गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे, बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। और गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए। साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद गांधी जी वहां रहने लगे और वहीं से रचनात्मक और क्रियात्मक कार्य करना शुरू किए। और गांधी जी वर्ष 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का उद्घाटन 1916 ईस्वी में किया जा रहा था। उसमें गांधी जी को अभी आमंत्रित किया गया था। गांधी जी बीएचयू के उद्घाटन समारोह में पहुंचे और वहीं पर गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण दिया था। मतलब जनता को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भारत में अपना पहला भाषण 1916 में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में दिया था। और 1916 ईस्वी में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ। और जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ तो उसमें कांग्रेस के सदस्य के तौर पर गांधी जी भी भाग लेने के लिए गए हुए थे। और उस समय गांधी जी की बहुत अधिक लोकप्रियता नहीं थी, बहुत अधिक गांधी जी चर्चा में नहीं थे। गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए और एकदम अंतिम पंक्ति में जाकर के अपना बैठ करके सुन रहे थे। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब गांधी जी भाग ले रहे थे तो उसी में गांधी जी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ। बिहार के चंपारण के भितिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी की मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या गांधी जी को सुनाया। राजकुमार शुक्ल की समस्या को सुनने के बाद गांधी जी को लगा नहीं, यह समस्या तो जायज है। तत्पश्चात गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल को यह कहा कि हम चंपारण आएंगे। और राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में चंपारण गए। और चंपारण जाकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। और गांधी जी के द्वारा भारतवर्ष में किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। आगे हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के विषय में। चंपारण सत्याग्रह के विषय में आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार गांधी जी के जन्म से लेकर चंपारण सत्याग्रह के पहले तक पढ़ लीजिए फटाक से। हाँ आए थे बता रहे हैं, नहीं बताए हैं, कांग्रेस नहीं पढ़े हैं, बताए हैं ना, कांग्रेस नहीं पढ़े हैं आप। अरे छोड़िए ना महाराज, कांग्रेस पढ़े हैं, कांग्रेस तो पढ़ाए हैं, वहां पर तो क्लियर किए थे ना जी। हाँ बता देते हैं, पहले पढ़िए। अभी जिनके पास नोट है पढ़िए, जिनके पास नहीं है मुंह देखिए एक दूसरे का कितना सुंदर है, एक दो अपने आप में डिसाइड कीजिए। सब लड़की सब तो नोट निकाल ली है, तेज आदमी है आप लोग हो, कुछ है बकलोल सब है। एगो मोबाइल में देख रही है।
पढ़ लिए? पढ़ लिए जी? दीजिए तो। चलिए आइए आइए गुरुजी लोग, आइए फटाफट, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जहां पे जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उस चीज को हम 2-3 बार बोल देंगे, बाद बाकी उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं। और देखिए ठंड है, हम मानते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप भी बोलिए। बोलने से होता है याद, इसलिए बोलना चाहिए और बोल करके पढ़िए। जब तक नौकरी उकरी नहीं होता है तब तक बोल के पढ़िए, समझे? जब नौकरी हो जाएगा तो आराम ऐसे करके देखिएगा ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है, समझे? हाँ चश्मा लगा करके, हाँ समझे? लेकिन अभी जब तक नौकरी नहीं हुआ है तब तक बोलिए। बोल करके पढ़ने से याद होता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है, समझे? आप कभी करके देखिएगा। बताइए, गांधी जी का जन्म कौन प्रायद्वीप में हुआ है? कौन प्रायद्वीप में? काठियावाड़ प्रायद्वीप। गांधी जी का जन्म कौन प्रायद्वीप में हुआ? कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी के पिता, माता अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अच्छा, इसके बाद गांधी जी की हाई स्कूल की शिक्षा कौन हाई स्कूल से हुई? अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। अल्फ्रेड हाई स्कूल। गांधी जी की हाई स्कूल की शिक्षा कहां से हुई? अल्फ्रेड हाई स्कूल। अल्फ्रेड हाई स्कूल। कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर। सामलदास कॉलेज। गांधी जी की कॉलेज की शिक्षा कहां से हुई? कहां से हुई है? इसके बाद आगे बताइएगा, गांधी जी बैरिस्ट्री की डिग्री कहां से लिए हैं? लंदन। कहां से लिए हैं? महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा। पत्नी, क्या गो पुत्र था? कौन कौन? मनीलाल, हरिलाल, रामदास और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती? जमनालाल। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा जमनालाल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी की सबसे प्रिय शिष्या मीरा। गांधी जी के जीवनी के लेखक डीजी तेंदुलकर। डीजी, याद रखिएगा, बिहार एसआई 2213 मेंस। बिहार एसआई 2213 मेंस का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन थे? डीजी तेंदुलकर। यह प्रश्न पूछ दिया गया है एसआई परीक्षा में। हो सकता है बिहार एसएससी में रिपीट कर दे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट ही करता है सब बोर्ड, समझ गए? ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन क्रिएट बहुत कम होता है, समझे? तो इसको याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जानते हैं बहुत कम परीक्षा पूछा है, मात्र एका दुक्का परीक्षा पूछा है। तो गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन थे? गांधी जी के जीवनी के लेखक, गांधी जी के जीवनी के लेखक। चलिए,
गांधी जी अपनी आत्मकथा लिखे हैं, उनकी आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे, और गुरुजी लोग सुनिए, ये गांधी जी स्वयं लिखे हैं। मैं एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की आत्मकथा है। इसको गांधी जी ने स्वयं लिखा है और गांधी जी ने इसको गुजराती भाषा में लिखा है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद महादेव देसाई ने किया है। महादेव देसाई ने किया। तो यहां पर 2-3 बात याद रखना जरूरी है। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? दूसरी बात, गांधी जी अपनी आत्मकथा मूलतः कौन भाषा में लिखी? गुजराती। कौन भाषा में? कौन भाषा में? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? महादेव देसाई। महादेव। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? आए? अगली बात आप जानिए, हम नहीं बताए हैं आपको, आप सुनिए। देखिए, गांधी जी बनिया परिवार से थे, विशुद्ध हिंदू थे, लेकिन गांधी जी का मानना था कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति ना हिंदू संस्कृति है, ना इस्लामी संस्कृति है, ना कोई और है, बल्कि भारत की जो संस्कृति है सभी संस्कृतियों का समन्वय मिश्रण है। जो भारत की संस्कृति है वह सभी संस्कृतियों का समन्वय मिश्रण है, ऐसा मानना था गांधी जी का। तो आपसे पूछा जा सकता है गांधी जी के अनुसार भारत की संस्कृति कैसी है? तो गांधी जी के अनुसार भारत की संस्कृति सभी संस्कृतियों का समन्वय मिश्रण है। गांधी जी के अनुसार भारत की संस्कृति कैसी है? सभी संस्कृतियों का समन्वय मिश्रण है। सभी संस्कृतियों का समन्वय। तो गांधी जी के अनुसार भारत की संस्कृति कैसी है? सभी संस्कृतियों का समन्वय। और गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखे हैं 3 लक्ष्य उन्हें जान से भी प्यारा था। एक, हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा छुआछूत विरोधी संघर्ष, तीसरा समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। ये 3 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी अपना जान तक दांव पे लगा देते थे। तो गांधी जी को अपने जीवन में 3 लक्ष्य जान से प्यारे थे: हिंदू मुस्लिम एकता, समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना और छुआछूत विरोधी संघर्ष। तो गांधी जी को अपने जीवन में 3 लक्ष्य जान से प्यारे थे। उसमें कौन कौन था? गांधी जी को अपने जीवन में कितने लक्ष्य जान से प्यारे थे? कौन कौन? चलिए, इसके बाद गुरुजी लोग आगे बताइएगा। गांधी जी किसकी केस की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका, किसकी केस की पैरवी हेतु कब गए? कब गए? गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास श्रेणी से कौन स्टेशन पर उन्हें बाहर फेंक दिया गया? आए? सेंट पीटर मारिट्सबर्ग। सेंट पीटर। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे तो कौन स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से बाहर कर दिया? कौन स्टेशन पर? नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने कब किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना, नटाल कांग्रेस की स्थापना, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना। फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म कहां है? टॉल्स्टॉय फॉर्म कहां है? टॉल्स्टॉय फॉर्म कहां है? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? महात्मा गांधी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किए? दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? कब किया? कब किया? महात्मा गांधी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में जेल कब गए? कब गए? इंडियन रिलीफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1914। इंडियन रिलीफ एक्ट कब पारित हुआ? इंडियन रिलीफ एक्ट कब पारित हुआ? महात्मा गांधी कितना वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे? कितना वर्ष तक? महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ?
राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? पहली बार राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? 2000। पहली बार राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया? महात्मा गांधी किसके कहने पर पूरे 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किए? गोपाल कृष्ण। सत्याग्रह आश्रम या साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की है? महात्मा। किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है। इतना बात समझ में आ गया? आगे बताए ना, बाद बाकी तो है ये। और हां, एक बात और, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में आए थे। और यह प्रश्न 2 बरस में बीपीएससी 2 बार पूछ दिया है। 2 बरस में बीपीएससी 2 बार पूछ दिया है। लगभग 69वीं में भी पूछा था और 67वीं या 68वीं में भी पूछा है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन वेशभूषा में आए थे? तो काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में, काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में आए थे। समझ गए? तो यह प्रश्न भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, लिखा हुआ है इसमें, नोट में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े होंगे तो। समझ गए? तो इसको आप याद रखिएगा। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह को देखते हैं। देखिए, जब कांग्रेस, एक लड़का कंफ्यूजन हो गया है कि गांधी जी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, 1915 में भारत आए, तो 1901 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग कैसे ले लिए? देखिए, बताए थे ना, समझाए भी थे, लेकिन जो है अब क्या कर सकते हैं। याद आ गया ना? हाँ, ठीक है, भले याद आ गया, फालतू का टाइम वेस्ट होता। जो चीज बता दिए हैं उसको फिर से बताना टाइम वेस्ट ही होगा, समझे? याद आ गया तो अच्छी बात है, चलिए बस हो गया, उसका जिसको प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। अब चलिए आइए, जैसे सीधा मानिए ना महाराज, जैसे मान लिया जाए कि आप 2023 में पटना आए और 2028 में आपको नौकरी लगा, ठीक है? 2023 से 2028, अरे हम समय थोड़े लेते हैं महाराज, हमको काहे बोल रहे हैं। एगो एग्जाम्पल दिए। अब ये 5 बरस में आप घर नहीं जाइएगा, आप सब चीज में जाइएगा घर। सरस्वती पूजा में भी जाइएगा, होली में भी जाइएगा, दिवाली, छठ, सब चीज में जाइएगा आप अपना घर। लेकिन जब 2018 में नौकरी होगा, आपका शादी ब्याह होगा, 2028 में, सॉरी 2028 में अब बरतुहारी आएगा, कहेगा कितना दिन पटना में रहे, तो आप कहिएगा ना 5 साल रहे, 2023 से 2028। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप उस बीच में घर नहीं गए। बात समझे? वही वाला बात है 1893 से 1915। बीच में गांधी जी आए थे भारत, बीच में गांधी जी भारत भी आए, इंग्लैंड भी गए, फिर जो है अमेरिका भी गए, यात्रा किए थे गांधी जी, समझे? चलिए अब आइए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह बताने से पहले 1-2 लाइन यहां पर बोलना चाह रहे हैं। देखिए, गांधी जी के द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह का आयोजन किया गया, लेकिन भारत में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कह रहे हैं। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओवरऑल वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में ही कर दिया था, और गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। लेकिन अगर बात भारत की जाए तो भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन सर्वप्रथम
चंपारण में वर्ष 1917 में किया। तो भारत में और वैश्विक स्तर पर दोनों अलग अलग चीज है ना जी, समझ रहे हैं ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है इसमें। चलिए, चंपारण सत्याग्रह देखिए, महात्मा गांधी की मुलाकात 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुआ। राजकुमार शुक्ल ने अपनी समस्या सुनाई गांधी जी को। चंपारण के किसानों की समस्या से राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अवगत करवाया। अब सवाल यह उठता है कि चंपारण के किसानों की समस्या थी क्या? चंपारण के किसानों की समस्या थी क्या? देखिए, चंपारण में जो है ना 3 कठिया प्रथा लागू था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा लागू था। 3 कठिया प्रथा लागू था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा लागू था। अब सवाल यह उठता है कि 3 कठिया प्रथा क्या था? देखिए, 3 कठिया प्रथा क्या था? चंपारण में अंग्रेज जमींदार हुआ करते थे। चंपारण में अंग्रेज जमींदार हुआ करते थे। चंपारण में जो जमींदार था वो सब अंग्रेज था। चंपारण के अंग्रेज जमींदार चंपारण के किसानों को यह कहा करता था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील का खेती करना होगा। नील का खेती करना होगा। नील, नील समझते हैं? अरे जिससे धोती सबको रंगा जाता है, समझ रहे हैं ना? और नील का प्रयोग जो है पेंट में भी होता है, घर के पेंटिंग में भी होता है, चूना के साथ मिला करके। अब तो बहुत पेंट सब आ गया है। आज से 20 वर्ष पहले चले जाइएगा तब आपको जो है देखने को मिलता। नील। तो चंपारण में किसानों के साथ समस्या यह था कि चंपारण के किसानों से अंग्रेज जमींदार जबरदस्ती 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करवाता था। यही 3 कठिया प्रथा था। जबकि नील की खेती चंपारण के किसान नहीं करना चाहते थे। चंपारण के किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? उसके पीछे कई सारे रीजन थे। पहला रीजन यह था कि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी। पहला रीजन यह था कि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। दूसरा रीजन यह था, नील का एकमात्र खरीदार था अंग्रेज, जिस वजह से नील की खेती करने में किसानों को जितना लागत लगता था ना, जितना खर्च होता था ना, उतना भी किसानों को ऊपर नहीं हो पाता था। और तीसरा रीजन यह था कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी। और जो कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी, उस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग काफी कम पड़ गई थी। ये तमाम रीजन थे जिस वजह से चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर। और अगर कोई किसान नहीं करना चाहता था तो उससे अवैध कर की वसूली की जाती थी, गलत तरीका से राजस्व लिया जाता था। यही 3 कठिया प्रथा था। इसी 3 कठिया प्रथा से चंपारण के किसान पीड़ित थे। और यही समस्या चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को सुनाया। गांधी जी समस्या सुने। गांधी जी समस्या सुनने के बाद
अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे, और जब गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचे तो गांधी जी सीधे सत्याग्रह का आयोजन नहीं कर दिए, बल्कि गांधी जी चंपारण के सैकड़ों किसान से मिले, और गांधी जी चंपारण के सैकड़ों किसान से मिले और उनकी भी समस्या सुने। तो गांधी जी को पता चला कि सभी किसानों की समस्या तो एक ही है। फिर गांधी जी ने चंपारण के किसानों को कहा, हम तो फकीर आदमी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम आपके लिए सत्याग्रह करेंगे, हम आपके लिए आंदोलन करेंगे, लेकिन आपको धन इकट्ठा करना होगा, बिना धन के सत्याग्रह या आंदोलन नहीं हो सकता है। गांधी जी ने चंपारण के किसानों को कहा, सब किसान 25-25 पैसा दीजिए, 25 पैसा, 1 रुपया का चौथा भाग, 1 रुपया का चौथा भाग। तो चंपारण के किसान 25-25 पैसा जमा किए, धन इकट्ठा हुआ, और फिर गांधी जी प्लानिंग के तहत सत्याग्रह का आयोजन किए। और गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत राजकुमार शुक्ल का गांव था भितिहरवा गांव, भितिहरवा गांव से ही गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। तो जो चंपारण सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत हुई है भितिहरवा गांव से। भितिहरवा गांव से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। जब चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई तो उस समय भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा किसान नेता था, उसका नाम था एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा दक्षिण भारत का किसान नेता था, किसान नेता था वो। गांधी जी कुछ नहीं थे उस समय। जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किसानों के समर्थन में किए तो एन.जी. रंगा ने गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। ऐसा नहीं है कि गांधी जी जो आंदोलन या सत्याग्रह किए सब में सब लोग गांधी जी को समर्थन नहीं दे रहा था, नहीं। कुछ लोग गांधी जी का समर्थन कर रहा था तो कुछ लोग गांधी जी के विरोध में भी खड़ा थे। चंपारण सत्याग्रह का विरोध एन.जी. रंगा ने किया, लेकिन गांधी जी को इस विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ा। गांधी जी में एक खासियत था, गांधी जी कुछ भी करते थे सोच समझकर करते थे, और हवा हवाई काम नहीं करते थे गांधी जी। हवा हवाई काम नहीं करते थे गांधी जी, काहे कि गांधी जी को सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहिए थी। गांधी जी को समस्या का 100% समाधान करना था। इसलिए गांधी जी सोच समझकर सत्याग्रह या आंदोलन करते थे और उसको परिणाम तक जरूर पहुंचाते थे। गांधी जी की यह खासियत थी। गांधी जी का विरोध एन.जी. रंगा ने किया और भी कई सारे किसान नेताओं ने किया, लेकिन गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, चंपारण सत्याग्रह होता रहा। जब चंपारण सत्याग्रह धीरे धीरे काफी चर्चा में आया तो बिहार के जितने भी कांग्रेसी नेता थे, सब कांग्रेसी नेता पहले गांधी जी के साथ नहीं हुए। आप ये मत समझिए कि गांधी जी चंपारण आए तो उनके स्वागत के लिए पूरा बिहार जो है खड़ा था, ऐसा कुछ नहीं था। उस समय गांधी जी को बहुत कम लोग जानता था। तो गांधी जी का जब चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय हुआ ना, कहा जाता है ना, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करता है। जब चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय हो गया तब बिहार के जितने कांग्रेसी नेता थे, राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेसी नेता, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसे कांग्रेसी नेता, सब गांधी जी के पीछे जाकर खड़ा हो गए। नहीं, हम भी कांग्रेसी, हम भी आपके साथ हैं। पहले कोई नहीं गांधी जी के साथ थे, लेकिन बाद में सब कोई खड़ा हो गए। कांग्रेसी नेताओं के गांधी जी के साथ खड़ा होने से चंपारण सत्याग्रह और भी लोकप्रिय हुआ। चंपारण सत्याग्रह की लोकप्रियता
को देखते हुए एक अंग्रेज अधिकारी था इरविन, उस समय वे गवर्नर जनरल नहीं थे या वायसराय के पद पर इरविन नहीं थे, लेकिन इरविन उस समय बिहार में ही थे। चंपारण सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए इरविन ने यह इच्छा जाहिर किया कि हम गांधी जी से बात करेंगे। इरविन गांधी जी को भोजन पर आमंत्रित किए और इरविन का प्लानिंग यह था खाना में ही जहर दे करके गांधी जी को मारिए दे। इरविन का प्लानिंग यह था। इरविन गांधी जी को भोजन पर आमंत्रित किए, लेकिन इरविन के आमंत्रण पर गांधी जी इरविन से मिले भी, लेकिन भोजन नहीं किए। जब गांधी जी भोजन करने से इनकार कर दिए तो इरविन ने कहा दूध पी लीजिए। गांधी जी कहा चलिए ठीक है, दूध पी लेंगे। और फिर इरविन का खाना बनाने वाला एक भारतीय मुसलमान था, उसका नाम था बतक मियां। बतक मियां। इरविन ने बतक मियां को कहा कि गांधी जी को जो दूध परोसा जाएगा उसमें जहर मिला देना है तुमको। बतक मियां कहा हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन इरविन कुछ भी था तो भारतीय न था। सॉरी, बतक मियां कुछ भी था तो भारतीय न था। बतक मियां कुछ भी था तो भारतीय था। भारतीयों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। बतक मियां दूध परोसा, लेकिन उस दूध में जहर नहीं मिलाया। गांधी जी दूध पिए, नहीं मरे। जहर मिला हुआ ही नहीं था तो कैसे मरते। अर्थात चंपारण सत्याग्रह के क्रम में बतक मियां ने महात्मा गांधी का जान बचाया। जब गांधी जी नहीं मरे, इरविन तो समझ गया कि दूध में जहर नहीं मिलाया, तो फिर इरविन बतक मियां को काफी कठोर सजा दिया। बतक मियां को काफी कठोर सजा दिया, लेकिन गांधी जी बच गए। फिर गांधी जी सत्याग्रह अपना करते रहे। गांधी जी की सत्याग्रह की लोकप्रियता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने समस्या को सुलझाने हेतु चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन फ्रैंक सलाई की अध्यक्षता में किया। और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया। महात्मा गांधी चंपारण एग्रेरियन कमेटी के सदस्य थे। महात्मा गांधी ने फ्रैंक सलाई को समझाया, कहा कि देखिए भारत में तो अंग्रेजों का शासन है। अगर मान लिया जाए किसान किसानी करना छोड़ देता है तो इससे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। तो उससे बेहतर है कि इस तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दीजिए। किसान जब नील की खेती नहीं करना चाहता है तो उसको छोड़ दीजिए। जिस वस्तु की खेती करना चाहता है वो वस्तु का खेती किसान करे। इससे तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था ही बेहतर होगा। फ्रैंक सलाई गांधी जी के बात में आ गए और फ्रैंक सलाई को भी लगा कि नहीं, तीन कठिया प्रथा सही नहीं है। और फिर फ्रैंक सलाई ने घोषणा किया कि तीन कठिया प्रथा को हम समाप्त करते हैं। और इतना ही नहीं, इस तीन कठिया प्रथा के जरिए अंग्रेज जमींदारों के द्वारा भारतीय किसानों से जो अवैध कर की वसूली की गई है उसका 25% अंग्रेज जमींदार भारतीय किसानों को वापस करेंगे। अर्थात जिस तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने को लेकर गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किए, वह तीन कठिया प्रथा समाप्त हो गया। अर्थात चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। और गांधी जी के द्वारा किया गया यह जो चंपारण सत्याग्रह है
इसे भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, या गांधी जी का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह की अगर आप बात करेंगे तो इसे जो है भारत का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। यही चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह के विषय में जो है आप चीजों को याद रखिएगा। गुरुजी लोग चंपारण सत्याग्रह को पढ़िए, याद करवा देंगे, 5-7 फैक्ट है, फिर आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह 1 मिनट में पढ़िए जल्दी। अरे वहां पे पीडीएफ को लेकर के बोलता है तो मैसेज करते हैं ना जी आप, कि ऐसे बैठल रहते हैं? जवाब देते हैं ना उसका? पढ़ लिए गुरुजी लोग? पढ़ लिए? दीजिए तो। चलिए बताइए गुरुजी लोग, गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह? चंपारण। आगे, गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1900। गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1900। गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आए? राजकुमार। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कौन गांव से हुई है? कौन गांव से हुई है? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? किसने किया? एनजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान कौन बचाया? कौन बचाया? चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक सलाई। फ्रैंक सलाई चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष। चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष। किस प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण सत्याग्रह का आयोजन हुआ? तिनकठिया प्रथा। किस प्रथा को समाप्त करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी आए? कौन प्रथा? तिनकठिया प्रथा। चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसके बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया? किसने दिया? महात्मा गांधी अपना पहला जनभाषण कब और कहां दिए? 1916 बनारस। 1916। 1916। अच्छा एक बात बताइए गुरुजी लोग, गांधी जी के किस सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है? चंपारण सत्याग्रह। अच्छा ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह छोटा छोटा है, बताइए देते हैं क्या विचार? दीदी जी लोग बता देते हैं। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। रुकिए ना महाराज, एक तो मेरा क्लास कभी कभी लगता है महाराज। भूख लग गया है। और बनाना भी पड़ता है, भूख लग गया है।
और थोड़ा लेटेस्ट खाइएगा तो क्या होगा। अरे दीदी जी लोग मछली मत बेचिए। मछली बेचना शुरू कर देती है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, कुछ न है इस सब में, ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा 15 मिनट आप कंसंट्रेट होकर के सुनिए, काम खत्म। 15 मिनट का लेक्चर है, बस हो गया। देखिए, एक तो पहली बात यह है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, जिस वजह से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल को प्रथम भूख हड़ताल की भी संज्ञा दी जाती है। प्रथम भूख हड़ताल की भी संज्ञा दी जाती है, प्रथम भूख हड़ताल की भी संज्ञा दी जाती है। और इसका आयोजन महात्मा गांधी ने मार्च 1918 में किया है, मार्च 1918 में किया है। देखिए, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेरा सत्याग्रह दोनों वर्ष 1918 में हुआ है, लेकिन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि कौन पहले हुआ है कौन बाद में हुआ है। तो एक बात बताइए, आप जब बच्चा थे तो पहले अ आ लिखना सीखे या क ख लिखना सीखे? पहले अ आ लिखना सीखे, फिर बाद में क ख लिखना सीखे। तो अ से अहमदाबाद, अ आ और फिर क ख से खेड़ा। तो पहले अ आएगा कि पहले क ख? पहले अ आएगा, मतलब 1918 में दोनों हुआ है, लेकिन पहले अहमदाबाद बाद में खेड़ा, पहले अहमदाबाद और बाद में। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? देखिए, मार्च 1918 में अहमदाबाद और जून जुलाई सब में खेड़ा, जून जुलाई सब में खेड़ा हुआ है। तो 1918 में दोनों हुआ है, लेकिन पहले अहमदाबाद बाद में खेड़ा। याद रहेगा? ओ आ को खो से याद रहेगा ना हमेशा? हाँ। अब आइएगा, अहमदाबाद में समस्या श्रमिक अर्थात मजदूरों के साथ था, श्रमिक अर्थात मजदूरों के साथ था। क्या समस्या था? श्रमिक अर्थात मजदूरों के साथ क्या समस्या था? देखिए, भारत वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है, और 1918 में भी भारत, 1917-18 में भी भारत सूती वस्त्र उत्पादन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। और आप सब लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। जो प्रथम विश्व युद्ध है वह 1914 से 1918 के बीच हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को बहुत अधिक जानमाल की क्षति हुई। ब्रिटेन को बहुत अधिक मात्रा में सूती वस्त्र की जरूरत थी, तो ब्रिटेन ने गुजरात के अहमदाबाद के मिल मालिकों के साथ समझौता किया कि गुजरात के अहमदाबाद के मिल मालिक ब्रिटेन को सूती वस्त्र का उत्पादन करके निर्यात करेगा। इस समझौता के तहत गुजरात के सूती वस्त्र मिल सूती वस्त्र उत्पादन करके ब्रिटेन को निर्यात करना शुरू किया। लेकिन कुछ दिनों बाद गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। प्लेग एक बीमारी होता है, प्लेग फैल गया। उस बीमारी के वजह से अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल में जो मजदूर काम कर रहा था वो मजदूर भागने लगे, पलायन करने लगे। जब मजदूर भागने लगे तो अब जो मिल मालिक था उसका टेंशन बढ़ गया। तो मिल मालिक मजदूरों को कहा कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे अगर आप सूती वस्त्र का उत्पादन करके हमको दीजिएगा। तो इस पूरे सौदा में जो मुनाफा होगा उसका एक निश्चित हिस्सा हम मजदूर को देंगे। मजदूर को लगा
अधिक रुपया मिलेगा, तो थोड़ा रिस्क लेते हैं। तो मजदूर जान पर खेलकर सूती वस्त्र का उत्पादन करता रहा और जब तक प्लेग का प्रकोप रहा तब तक मजदूरों को प्लेग बोनस मिलता रहा। लेकिन प्लेग का प्रकोप जब समाप्त हो गया तो मजदूरों को प्लेग बोनस मिलना बंद हो गया। जब प्लेग का प्रकोप समाप्त हो गया तो मजदूरों को प्लेग बोनस मिलना बंद हो गया। मजदूरों को प्लेग बोनस मिलना बंद हो गया। और जब मजदूरों को प्लेग बोनस मिलना बंद हो गया तो मजदूरों ने यह महसूस किया कि प्रथम विश्व युद्ध के वजह से महंगाई बढ़ गई है और मजदूर को जितना वेतन मिलता था उस वेतन में उसका गुजारा भत्ता नहीं चलता था। तो मजदूरों को यह एहसास होने लगा कि जितना वेतन हमें मिल रहा है उसमें हमारा घर परिवार नहीं चलने वाला है। तत्पश्चात मजदूर ने मालिक को कहा कि मालिक प्लेग बोनस देते न रहिए, प्लेग बोनस अगर मिलता रहेगा तो हम लोगों का घर परिवार सही से चलेगा, महंगाई बढ़ गया है। तो मिल मालिक कहा अब तो प्लेग खत्म हो गया, अब कौन चीज का प्लेग बोनस। तो मिल मालिक मजदूरों को प्लेग बोनस देने को तैयार नहीं था और महंगाई के वजह से मजदूरों को जो मजदूरी मिलती थी उससे उनका घर परिवार चल नहीं पा रहा था। समस्या मजदूरों के साथ था। मजदूरों को गांधी जी के विषय में पता चला। मजदूर गांधी जी के पास गए, गांधी जी अपनी समस्या सुनाए। गांधी जी को अपनी समस्या मजदूरों ने सुनाया। फिर महात्मा गांधी अहमदाबाद के सूती वस्त्र मिल में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में आने का काम किया और उन लोगों के समर्थन में गांधी जी ने हड़ताल किया जिसे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कहा जाता है। और इसी में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था, जिस वजह से इसे प्रथम भूख हड़ताल भी कहा जाता है। गांधी जी जब अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल कर रहे थे तो अनुसुईयाबेन गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम की थी और अनुसुईयाबेन अंबालाल साराभाई की बहन हुआ करती थी। अनुसुईयाबेन अंबालाल साराभाई की बहन हुआ करती थी। गांधी जी के भूख हड़ताल के वजह से मिल मालिक प्लेग बोनस देने को तैयार हुए और मिल मालिक ने कहा कि हम 20% प्लेग बोनस देंगे। पहले जितना देते थे ना उतना नहीं देंगे, उसका 20% देंगे। अगर पहले 100 रुपया देते थे तो अब मात्र 20 रुपया देंगे। जबकि मिल मालिक 20% प्लेग बोनस देने को तैयार हुए, जबकि मजदूरों की मांग थी कम से कम 50% प्लेग बोनस मिले। मजदूरों की मांग थी 50% कम से कम प्लेग बोनस मिले और मिल मालिक 20% प्लेग बोनस देने को लेकर तैयार हुए। तो फिर मिल मालिक और मजदूरों के बीच गांधी जी मध्यस्थता किए और गांधी जी मध्यस्थता करते हुए कहे कि ना मालिक का बात रहेगा ना मजदूर का बात रहेगा, बल्कि बात हमारा रहेगा। दोनों 20% और 50% के बीच में 35% आता है। 35% तक प्लेग बोनस दे दिया जाए। इस पर मजदूर भी राजी हो गए, मालिक भी राजी हो गए और फिर गांधी जी के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के वजह से मिल में काम करने वाले मजदूरों को 35% तक प्लेग बोनस मिला और प्लेग बोनस देने को लेकर के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल का आयोजन किया गया था। अर्थात अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल आयोजन भी सफल रहा और इस दौरान ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद लेबर टेक्सटाइल एसोसिएशन की स्थापना किया 1918 ईस्वी में और इस दौरान ही महात्मा गांधी ने वर्ग सहयोग का नारा दिया। गांधी जी ने मिल मजदूरों को कहा कि आप मालिक का समर्थन कीजिए, मालिक को कहा कि आप मजदूरों का समर्थन कीजिए, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर मिल में काम करने वाले मजदूर नहीं है तो उस मिल का कोई काम नहीं है। अगर मालिक नहीं है तो मजदूर का कोई काम नहीं है।
तो गांधी जी ने दोनों को समझाया कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को सहयोग कीजिए, इसलिए दोनों एक दूसरे को सहयोग कीजिए। यही अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है। इसके बाद खेड़ा गुजरात में है। गुजरात का एक जिला है खेड़ा में हुआ क्या, अकाल पड़ जाने के वजह से खेड़ा में किसानों का फसल बर्बाद हो गया। खेड़ा में किसानों का फसल बर्बाद होने के बावजूद भी अंग्रेजी सरकार जबरदस्ती खेड़ा के किसानों से कर की वसूली कर रहा था। अंग्रेजी सरकार जो खेड़ा के किसानों से जबरदस्ती कर की वसूली कर रहा था, इसको लेकर खेड़ा के किसान गांधी जी के पास पहुंच गए। गांधी जी खेड़ा के किसानों की समस्या सुने और फिर गांधी जी खेड़ा पहुंचे और सत्याग्रह का आयोजन किए, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहा जाता है। और खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात सभा नामक संगठन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष महात्मा गांधी ही थे। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही सरदार पटेल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और फिर सरदार पटेल महात्मा गांधी के शिष्य बन गए। और खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने यह घोषणा किया कि वैसे किसान जो कर देने की स्थिति में है वो कर दे, और जो किसान कर देने की स्थिति में नहीं है वो कर नहीं दे। गांधी जी ने जो घोषणा किया उस घोषणा को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। अंग्रेजी सरकार ने कहा हां नहीं सही बात है, जिस किसान का फसल बर्बाद हो गया वो कर देने की स्थिति में नहीं है, ठीक है ना दे वो कर। और जो किसान कर देने की स्थिति में है वो कर जरूर दे। उन किसानों ने कर भी दिया, उन किसानों के द्वारा कर भी दिया गया। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने जो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान घोषणा किया उसको अंग्रेजों ने भी माना, अर्थात खेड़ा सत्याग्रह भी सफल हुआ। और खेड़ा सत्याग्रह को प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। जो खेड़ा सत्याग्रह है उसे प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग की नीति अपनाई, सहयोग नहीं देने की नीति अपनाई। यही वजह है कि खेड़ा सत्याग्रह को गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन की भी संज्ञा दी जाती है। मतलब आज का जितना भी पीडीएफ था सारा पढ़ा दिए। अब अगले क्लास में हम आएंगे तो बृहस्पतिवार को आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे। और आपसे एकदम हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अपना एक कॉपी बनाइए। आप सिर्फ टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं लेकिन उनकी बातों को उतारते नहीं हैं। किसी भी परीक्षा के टॉपर को जाकर के पूछ लीजिए, उसका अपना हैंड रिटन एक नोट रहा है। सच यही है। और आज तो टॉपर के बात पर भी विश्वास करना जो है सही नहीं है, क्योंकि टॉपर भी बिक जाता है, टॉपर घोटाला होता है, समझे। तो बात यह है, इन चीजों से आप बचिए और अपना एक नीति अपनाइए। देखिए जैसे सर्दी हुआ है, किसी पर बेनाड्रिल फिट करेगा, किसी पर जो है कोरेक्स, किसी पर हनीटस फिट करेगा। सब पर एक जैसा दवाई फिट नहीं करता है, समझ गए। तो इसी कारण कोई टॉपर की रणनीति को नहीं अपनाना है। सुनना है सबका, करना है अपना। सुनना सबका है, करना है अपना। देखिए आपको कौन दवाई सूट करेगा, आपकी क्या कमी है वो आप जानते हैं, समझ गए। अब कोई विद्यार्थी जो है रात रात भर पढ़ता है, कोई सुबह उठ करके पढ़ता है, सुबह सवेरे उठ करके पढ़ता है। तो सबका अपना अपना तौर तरीका होता है। अब किसी के रूटीन को देख करके उसके अनुसार अपने आप को मत ढालने का प्रयास कीजिए। यही वजह है कि आप लोग का रूटीन फॉलो नहीं होता है। आपकी क्या कमजोरी है, आपका क्या स्ट्रांग सेगमेंट है, वो आप जानते हैं। आप अपने अनुसार काम कीजिए। कोई रास्ता बना दिया तो जरूरी थोड़े है उस रास्ता पे चलेंगे, उस रास्ता के विषय में जानेंगे, चलेंगे, अपने से रास्ता बना करके चलेंगे। ये होना चाहिए महाराज। आज के डेट में तो कट पेस्ट कॉपी है, समझ गए। तो कट पेस्ट कॉपी वाला काम मत कीजिए, अपना एक मार्ग बनाइए, समझे।
तो अहमदाबाद और खेड़ा पढ़िए ना, याद करवाएंगे तब ना भेजेंगे हम। तो रिक्वेस्ट ये है कि इसको अपने कॉपी में उतार लेना है, ये रिक्वेस्ट है मेरा। ऐसा नहीं है, एज इट इज लिखे, वो बड़ा छोटा नहीं है, ठीक है। अहमदाबाद और खेड़ा पढ़िए। ड्राइवर को कहिए गाड़ी तैयार रखेगा। पीडीएफ खत्म हो गया, ठीक है, भले खत्म हो गया। इसको घर पे जाकर के आज के आज लिख लीजिएगा और देखिएगा आपको याद हो जाएगा। लिखिएगा ना, पक्का? मां कसम है आपको सबको, मां कसम है, मां कसम। पीडीएफ को लिखना है, मां कसम है, मां जन्म देती है, मां के कर्ज को नहीं उतार सकते कोई नहीं, इसलिए मां कसम देते हैं हम, समझे? सबको मां कसम है लिख लीजिएगा अपने अपने नोट में। ये पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, ऐसे आप लोग थोड़े मानिएगा। हाँ, ऑनलाइन वाले आप लोग को भी मां कसम है, आप लोग भी लिख लीजिएगा कॉपी में, कॉपी में इस पीडीएफ को लिख लीजिएगा। अरे लिखने से याद होगा महाराज, इससे फायदा आपको है। और जैसे लिखना है लिखिए ना आप। आए मार्च 1918, जून जुलाई लिखे, सॉरी पढ़े, पढ़ लिए। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किसमें किया? किसमें किया? अच्छा, अहमदाबाद में समस्या किसके साथ था? मजदूरों को कितना प्रतिशत प्लेग बोनस मिला? कितना प्रतिशत? अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम कौन की थी? अनुसुईया बेन। अनुसुईया अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समर्थन में गांधी जी के सहयोगी के तौर पर काम कौन की थी? अनुसुईया बेन। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम असहयोग आंदोलन की संज्ञा किसे दी जाती? किसे दी जाती है? खेड़ा सत्याग्रह। अच्छा, इसके बाद आगे बताइए, खेड़ा सत्याग्रह में कौन संगठन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? गुजरात सभा। गुजरात खेड़ा सत्याग्रह में कौन संगठन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और कौन सत्याग्रह के दौरान सरदार पटेल गांधी जी के अनुयायी बने? खेड़ा सत्याग्रह। कौन सत्याग्रह के दौरान? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। इसके बाद पहले अहमदाबाद या पहले खेड़ा? पहले अहमदाबाद ना, बाद में खेड़ा ना, दोनों हुआ है वर्ष 1918 में ही ना। क्लियर है ना ये बात? तो इसको लिख लीजिएगा ना, मम्मी कसम ना, एकदम सबको दिए हैं, जो भी लोग हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सबको दिया है। कॉपी में लिख लीजिएगा, अपना एक कॉपी रहेगा ज्यादा बेटर होगा। अभी छोड़े कहां है? होमवर्क दीजिए। कितना सेट तक हो गया है? 3 गो हो गया है। इसकी बात कर रहे हैं। कितना हो गया? 2 हो गया है। तीसरा आज जमा किए? तीसरा 4 हो गया है। 4 गो हो गया है। है सुनिए, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। 4 तक बना के जमा कर दिए हैं। कितना तक जमा किए? 4 तक जमा किए। कितने लोग हैं? 4 तक जमा, मतलब 4 तक हुआ है। डिस्कशन 3 तक। तीसरा पूछेंगे आज? आज तीसरा पूछना है। चलिए ठीक है, आज तीसरा पूछते हैं, चौथा जो है आगे पूछेंगे। तीसरा चलिए, है लड़की, खड़ा होइए, खड़ा होइए जल्दी। सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है या चालक कौन होता है? कागज।
चांदी होता है बकलोल। बैठिए। राजराजेश्वर मंदिर कहां है? तंजावुर में। रक्त में जल की मात्रा। ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गॉल्जी। काय को कहा जाता है? पृथ्वी के पास अपना एकमात्र उपग्रह है, कौन है? मंदार पहाड़ी बिहार के कौन जिला में? मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, किसने कहा? जवाहरलाल। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा। जया वर्मा सिन्हा। आगे जो है सेट नंबर 4 का डिस्कशन हम अगले क्लास में पूछेंगे, समझ गए? सेट नंबर 4 लीजिए, है सेट नंबर 4 का डिस्कशन हम अगले क्लास में पूछेंगे। चलिए, बना करके लाना है 5वां, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, ठीक है? इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।